वेलकम बैक। अभी बात हो रही थी ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर। अब हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा रुकन सूबाई असम्बली जनाब काजी अहमद अकबर साहब ने। काजी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सलीम शेख साहब मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से आसिफ बाजवा साहब मौजूद थे। अभी बात हो रही थी इन इंतखाबात के ऊपर, तो आपसे रेलिवेंट 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो रब्ता ना होने की वजह से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से या कल अदम करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2024 के इंतखाबात से पहले, जिसकी वजह से आपको बल्ला निशान ना मिल सका। आज के दिन तक पीटीआई अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवा पाई ताकि अपना इंतखाबी निशान भी बहाल करवा ले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया भी, और मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा आज फोन मेल फंक्शन कर गया जिस वजह से नहीं हमारा राब्ता हो पाया। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इस मुल्क में एक कल्चर मुतारिफ करवाया। बल्कि मुझे यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए जमात इस्लामी को भी। उनके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो जमात है पाकिस्तान में जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के कल्चर को एक्चुअली सिर्फ मुतारिफ ही नहीं करवाया बल्कि परवान चढ़ाया। और फिर ये पहली जमात है जिसने पहली बार मोबाइल वोटिंग के जरिए अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, और उसी के नतीजे में मैं भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट अटक का, और आज भी खैर मैं हूं। तो ये कहना कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए, या ये तो खैर एक, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2024 से पहले उसको निशान से महरूम करना था, दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ द लंदन प्लान। ये जो चीजें थी, ये अब आप देख रहे हैं कि कौम ने देखा कि स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें मनोवानुसी तरीके से मुकम्मल होती गई। तो इसमें कोई ऐसी सरप्राइजिंग बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2024 का इंतखाब तो गुजर गया, तो क्या वजह है कि आज मजीद 1.5-2 साल गुजरने के बाद भी हम लोग अपना निशान वापस नहीं ले पाए या अपने इलेक्शन कमीशन में मामलात को दुरुस्त नहीं कर पाए? तो मैं आपके लिए और आपके जितने नाज़रीन हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारी तारीखें ही नहीं लगा रहा है इस हवाले से। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से तोशा खाना 1, तोशा खाना 2 और इमरान खान साहब की बाकी जो केसेस हैं उनकी तारीखें ना हाई कोर्ट दे रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और ना लाहौर हाई कोर्ट दे रही है। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी इस मामले को उन्होंने इल्तवा में डाला हुआ है। और इल्तवा में डालने का मकसद क्या है? खान साहब की केसेस को इल्तवा में डालने का मकसद यह है कि उनको जेल में रखा जाए, और पीटीआई का इलेक्शन कमीशन में केस को इल्तवा में रखने का मकसद यह है कि हमें अपने इलेक्शन हमारे निशान से मुसलसल महरूम रखा जाए। और वैसे भी जो आज का बाई इलेक्शन है इसमें सिर्फ हमारे कैंडिडेट्स 2 सीटों पे मौजूद हैं। एक लाहौर की सीट पे जहाँ पे मियां अजहर साहब की वफात के बाद हमने अपना कैंडिडेट प्लॉट किया है, और एक हरीपुर की एनए उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर थे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। बाकी हमने तमाम सीटों के ऊपर इलेक्शन का आज के दिन बाइकआउट किया है। हमारा कोई कैंडिडेट भी इलेक्शन नहीं लड़ रहा। कैसा साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि लाहौर की जो सीट थी वो मियां अजहर साहब का इंतकाल हुआ और वो उसका इंतखाब अलहदा था लेकिन जो हरीपुर वाली सीट है वो तो उन्हीं अफराद के अंदर शामिल थे जो नाअहल हुए, जिनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया सजा के बाद। जब बाकी सीटों के ऊपर उम्मीदवार नहीं खड़े किए तो हरीपुर में क्यों इलेक्शन लड़ा गया? जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। बेसिकली पार्टी में 2 राय इनिशियली चलती रही। एक ये था कि जो केपीके की सीट्स हैं उनको लाजमतन उनके ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन फिर उसमें भी 2 राय थी कि जी अगर केपीके में, चूंकि गवर्नमेंट तो सूबे में है, तो कौमी की सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और सूबे के इलेक्शन पे लड़ना चाहिए। फिर अल्टीमेटली डिसीजन ये हुआ कि चाहे इलेक्शन जो भी होगा उसका मुकम्मल तौर पे बाइकआउट किया जाएगा। लेकिन खान साहब ने अडयाला जेल में एक्सेप्शन क्रिएट की थी इस सीट के लिए। अपने ऑपोजिशन लीडर और अपने साबका सेक्रेटरी जनरल जो जमात के हैं हमारे उमर अयूब खान साहब, उनको बेसिकली उनको आप कह लें कि उनको इज्जत देते हुए, उनकी पजीराई करते हुए, उनकी कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए, ऑल्दो की कुर्बानियां तो बाकी भी सब की थी जो डिस्क्वालीफाई हुए। आज जितने भी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं वो सब लोग हमारी डाई हार्ड हमारे लोग हैं जो बेसिकली डिस्क्वालीफाई उनको किया गया बोगस केसेस में और वो सीटें खाली हुई। लेकिन इस एक सीट की एक्सेप्शन जो है वो खान साहब ने खुद अडयाला जेल से क्रिएट की थी। अच्छा काजी साहब, ये वाज़े तौर पे हुकूमत के पास इस वक्त बरतरी है, मखसूस सीटों को भी ले लें और बाकी भी जो 2/3 मेजॉरिटी को भी देखें,
तो ये इन इंतखाबात की अहमियत क्या है? क्या ये इंतखाबात को 28वीं तरमीम की राह तो नहीं हमवार कर रहे? जी 1000% जी। आप 28वीं तरमीम की बात करते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये 28वीं तरमीम के बाद भी कई तरमीमें अभी आनी है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि 27वीं तरमीम तक तो ये वो तरमीम थी जो शायद जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनको सब अच्छा अच्छा दिख रहा था। लेकिन अब 27वीं तरमीम के बाद अगली जो भी तरमीम आएगी वो हर तरमीम जो है वो ये जो 1 पेज वाली कहानी है ये इसका भी किली खुलनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अभी इंटरेस्ट जो है वो उनकी कन्वर्जेंस खत्म होती जाएगी और हर आने वाली तरमीम जो है वो एक मुश्किल सिमत की तरफ और एक डिफरेंट सिमत की तरफ जा रही होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऑलरेडी जो 2/3 मेजोरिटी है, ये 2/3 हो या 3/4 हो, क्वेश्चन तो ये पैदा होता है कि इसकी लेजिटिमेसी क्या है। अगर लेजिटिमेसी की बात करें तो फिर तो ये दोनों जमातें मिल भी जाए जो आज हुकूमत में बैठी है तो इनकी 70 सीटें नहीं बनती, कुछ 17 या 20 सीटें उनकी थी, नून लीग की थी और 50-55 इनकी थी। तो ये सारा फॉर्म 47 के ऊपर रचाया हुआ एक शो है जिसको प्राइम टाइम के ऊपर ये पूरी कौम देख रही है, और सिर्फ देख नहीं रही बल्कि हर आने वाले दिन एक नई कौम के अंदर एक नई सेंस उजागर हो रही है और लोगों को ये समझ आ रही है कि उनके साथ और उनके वोट के साथ एक ऐसा तारीखी खिलवाड़ किया गया है जो कि शायद पाकिस्तान की तारीख तो बड़ी, मैं समझता हूं कि उसका जिक्र करना कम है, पूरी दुनिया की तारीख में इस नोयत का जो खिलवाड़ पाकिस्तान की आवाम के साथ उनकी वोट की और हक इरादी जो था उसको इस्तेमाल करने का जो सिस्टम था उसके साथ जो खिलवाड़ किया गया उसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो ये हमारे साथ सलीम शेख साहब भी हैं। ये इररेलेवेंट है, सलीम शेख साहब इलेजिटिमेट है, ये बेवकूफ़ हैं, इनकी किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है, पब्लिक में इनकी कोई जगह नहीं है, कोई रसाई नहीं है। अच्छा, हमारे साथ सलीम शेख साहब भी हैं। शेख साहब 3 साल हो गए हैं तकरीबन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को अदम एतमाद हुए। अब ये 3 साल से एक अपोजिशन के लिए स्पेस नहीं छोड़ी जा रही। अभी ज़िमनी इंतखाब के एक दिन पहले परसों रात को लाहौर के अंदर छापे पड़े PTI के लोगों पे। क्या ये रवैया ठीक है? क्या सियासत के अंदर मुखालफिन के लिए स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए? देखिए, मुखालफिन के लिए स्पेस ख़त्म नहीं करनी चाहिए और जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनको भी अपनी जगह खुद से नहीं छोड़नी चाहिए। देखें, अभी जो काजी साहब ने कहा, मैं ये सुन रहा था बड़े गौर से कि हरीपुर की सीट के लिए जो है वो वीटो की है बानी PTI ने कि नहीं यहाँ पर लड़वाएं, क्योंकि उमर अयूब साहब की जो है वो कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी जो भी कोई कैंडिडेट थे नहीं, वो कह रहे हैं कि बाकियों की भी कुर्बानी है। नहीं वो कह रहे हैं ना, तो बानी PTI इमरान खान के लिए तो कोई वैल्यू नहीं है ना बाकियों की। हालांकि 2 उसके नुकसान हुए। एक तो जो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे उनको ये मैसेज दिया है कि भाई आपकी कोई हैसियत नहीं है, जो मैं हूँ। और दूसरा ये है कि उनका जितना भी वोट बैंक था तो उनको लड़के ये बताना चाहिए था कि भाई हमारे पास इतना वोट बैंक है। अब जो कि अभी राजा साहब नून लीग के कह रहे थे कि जो फैसलाबाद में इलेक्शन हुआ है सारा, उसमें उन्होंने जो भी निशानात लिए थे रंग एक जैसे थे, उससे ये बज़ाहिर ये लगता था कि ये PTI के हैं। गो के PTI ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो एक तरफ बज़ाहिर लड़ भी रहे हैं और नहीं भी लड़ रहे, और लड़ रहे हैं तो अपना वोट बैंक अब जब शो करेंगे। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना, उनको इंतखाबी निशान दिया जाता है, फिर अजीबोगरीब निशान दिए जाते हैं। आप देखें ना, लाहौर के अंदर गीज़र है, हरीपुर के अंदर लालटेन है, कहीं मोर होगा, कहीं चिड़िया होगी, उनको निशान अजीबोगरीब दिए जाते हैं। 2024 में 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी तो अजीबोगरीब निशान थे। तो इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपोजिशन जो है वो पंजाब असम्बली में है, वो PTI के लोगों की है। तो क्या बात है कि वो उस वक्त इलेक्शन ही हुए थे और उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई, उन्होंने बताया कि हम हैं। अब अच्छा, वो समझते हैं कि शायद अब वो समझते साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो तो क्लेम करते हैं कि हम तो जीते हुए थे। नहीं, वो एक और बात है कि वो कहते हैं कि फार्म 47 से हराया। साहब, आपने शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। शेख साहब का ये कहना है कि हरीपुर के अंदर एक स्पेशल ट्रीटमेंट नज़र आया, जब बाकी उम्मीदवारों के हवाले से आपने तो पहले भी कहा कुर्बानियाँ तो हैं सबकी, लेकिन उनके साथ वो वाला ट्रीटमेंट नज़र नहीं आया। जी देखिए, मैं शेख साहब की ना इस बात की हद तक मैं उनके साथ एग्री करूंगा एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि अगर तो इलेक्शन नहीं लड़वाना था तो फिर किसी को भी नहीं लड़वाना था।
लेकिन एट द सेम टाइम मैं शेख साहब की एक बात से डिसएग्रीमेंट भी करूंगा, और वो ये है कि इन्होंने कहा कि हम लड़ भी रहे हैं और हम नहीं भी लड़ रहे। तो शेख साहब हमने तो बड़ा क्लियरली तमाम सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर आप हमारे देख लें, हमारे जिन कैंडिडेट्स की डिस्क्वालिफिकेशन हुई उनकी जो अपने पर्सनल पेजेस हैं वो आप देख लें। जितना सोशल मीडिया है या इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया है, उसके पीटीआई ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है कि भाई हम कतन किसी किस्म की इलेक्शन में एक्टिविटी, हमने अपने लोगों को भी यही कहा है कि आपने इलेक्शन का बाइकआउट करना है। सो बेसिकली जो लो टर्न आउट होगा वो हमारी सक्सेस को जाहिर करेगा कि लोगों ने इस इंटरेस्ट में इस इलेक्शन में कितना इंटरेस्ट लिया है। अभी तक की जो मेरी रिपोर्ट्स है कि लाहौर का टर्नआउट भी बड़ा लो रहा है, हालांकि उधर तो हमारा कैंडिडेट भी था, और फैसलाबाद का मुझे पता चला है कि बहुत ही लो है। तो इसका मतलब यह है कि अभी मियांवाली का भी सामने आ जाएगा कुछ देर में, तो ये चीजें अभी खुलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर वाकई टर्नआउट भी लो हुआ तो फिर आपको ये आपका एक गेजिंग फैक्टर जरूर है कि कितने लोगों ने पीटीआई को वोट देना था, और क्योंकि पीटीआई ने मुकम्मल तौर पे इस इलेक्शन का बाइकआउट किया, क्योंकि हम समझते हैं कि ये एक बेमकसद इलेक्शन है, इसका हासिल वसूल कोई नहीं है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने प्री इलेक्शन लिगिंग की, आज सुबह जिस टाइम लाहौर में हमारे लोग निकले अपने घरों से पोलिंग स्टेशन पे जाने के लिए, तो हमारे पोलिंग एजेंट के घरों के बाहर 3-3, 4-4 पुलिस वाले खड़े हुए थे, उनको घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा था। प्री पोल रिगिंग, और अब जो पोस्ट पोल होगी वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि एक सिंपल सा प्रिंट आउट लेना होता है, फॉर्म 47 का लें, उस पर दस्तखत करें और रिजल्ट अनाउंस कर दें, और जो इलेक्शन जीता हुआ शख्स है वो ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, और ट्रिब्यूनल्स आज देख लें 1.5-2 साल हो गया ट्रिब्यूनल्स तारीखें ही नहीं दे रहे। हालांकि जज मुकर्रर हो चुके हैं, उनको सरकारी गाड़ियां भी मिल चुकी हैं, रिटायर्ड जज हैं, और उनको बरात भी मिल रही है, उनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं। लेकिन अगर आप उनको आज टीवी पे उठा के पूछेंगे जी आपके पास पीटी डिवीजन के 20 केस थे, उन 20 में से आपने कितने सुने हैं, तो वो आपको आगे से कहेंगे कि जी अभी तक एक भी नहीं सुना, बिकॉज उनको ये कहा गया है कि आपका नोटिफिकेशन तो हो रहा है लेकिन आपने केस नहीं सुनना। तो लिहाजा यहाँ पे कानून तो है कोई नहीं। काई साहब हमारे पास वक्त बड़ा थोड़ा है, आपसे बस शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे इस पर। एक इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी साहब को और अवैस लगारी साहब को नोटिस किए थे, और आज जो बैलेट पेपर है उसकी तस्वीर बनाने पर आबद शेर अली साहब को नोटिस किया है। दूसरी जानब उन्होंने आपके केपी के जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी साहब, उनको भी नोटिस किया। क्या इन सबको इलेक्शन कमीशन बराबर ट्रीट कर रहा है? इलेक्शन कमीशन ने क्या बराबर ट्रीट करना है? ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने बेसिकली इस मुल्क में जो 2024 का जो सबसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि सबसे जो क्वेश्चनेबल इलेक्शन था वो इसी इलेक्शन कमीशन ने करवाया, और ये वही इलेक्शन कमीशन है कि डस्का में जाकर चीफ मिनिस्टर जो है वो तकरीर करती हैं और वहां पे अरबों के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके आती हैं। तो इस इलेक्शन कमीशन में इतनी हैसियत नहीं है और इतनी इनकी गैरत नहीं जागती कि ये उसको नोटिस जारी कर सकें। उधर लगारी साहब के हल्के में जाकर 3 वजीर जो हैं वो दिन रात कैंपेन कर रहे हैं, और वहां पे सिर्फ कैंपेन ही नहीं कर रहे बल्कि वहां पे बाकायदा स्कीमें अनाउंस कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन सोया पड़ा हुआ है। ये तो सिर्फ एक बैलेंसिंग फैक्टर है कि जी चूंकि सीएम केपीके को इलेक्शन में उन्होंने नोटिस जारी किया है तो अब इधर भी 2-3 को जारी कर दें ताकि एक थोड़ा सा बैलेंसिंग फैक्टर हो जाए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी चीज मैं आपसे प्लीज कि आप एक फर्क महसूस करें। केपीके में हरीपुर में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें नून लीग के किसी एजेंट के घर के बाहर पुलिस खड़ी की गई, वहां पे कोई प्री पोल रिगिंग की गई, वहां पे किसी के साथ कोई ज्यादती की गई स्टेट की तरफ से? नहीं की गई, पंजाब में की गई। जी ये आप देख लें, प्रायोरिटीज का डिफरेंस देख लें। बहुत शुक्रिया काई साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया। शेख साहब, क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है कि एक जानब देखें केपी के अंदर की बात तो ठीक है, केपी में कोई छापा नहीं पड़ा किसी मुखालिफ उम्मीदवार के घर पे या उसके कारकुनों पे, लाहौर के अंदर छापे पड़ रहे हैं, ये क्यों फ़र्क है? ये देखें इसका फ़र्क जो है फिर इनको खुद तलाश करना है पीटीआई को कि हमने अगर यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया, हुकूमत के जो इक़दामात है वो भी वो तलाश करें। तो देखें इनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर दरख्वास्त देना चाहिए। वो कह रहे हैं अदालतें हमारे केस ही नहीं लगा रही। अदालतें तो वो वाली बात की है कि जो इलेक्शन हारे या जीते उसके नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई भी केस की उसकी और ना वो कह रहे हैं कि ना इमरान खान साहब के केस लगा रही है, ना उनके ट्रिब्यूनल के केसेस लग रहे हैं, ना उनकी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लग रहे हैं। लेकिन आज के केस में तो स्पेसिफिक बात यह है कि अगर आज पुलिस ने छापा मारा है तो इनको चाहिए था कि सीसीपीओ आईजी को दरख्वास्त दें और साथ इलेक्शन कमिश्नर को भी दरख्वास्त दें। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया।
आज हमने कोशिश की इंतखाबात के ऊपर और सियासी माहौल के ऊपर गुफ्तगू करने की। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफिज़।